जय हिंद दोस्तों। डीसी जनित्र मेरा चल रहा था, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो डीसी जनित्र में इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया था। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं तो इसमें हमारा रहेगा आर्मेचर रिएक्शन। मेन टॉपिक आज का रहेगा आर्मेचर रिएक्शन। इससे पहले वीडियो में मैंने लॉसेस बता दिए थे। डीसी जनित्र के लॉसेस जो हानियाँ होती हैं उसको हम पूरा A to Z डिफाइन कर दिए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा आर्मेचर रिएक्शन। जो आर्मेचर रिएक्शन होती है ये आपके डीसी मशीन में भी होती है और एसी मशीन में भी होती है। सीधा सा कहें तो यह एसी अल्टरनेटर में भी होती है, सिंक्रोनस मशीन में भी होती है और आपके डीसी जनरेटर में भी होती है और डीसी मोटर में भी होती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पास हम समझेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसकी आर्मेचर रिएक्शन को समझ लिए तो फिर उस मशीनों के आर्मेचर प्रतिक्रिया को समझने में कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। तो हमको समझना इसी को पड़ता है पहले, चूँकि मशीन में पहले हम इसी को पढ़ते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम पूरा चीज़ आज आपको डिस्कस कराएंगे। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया ये होता क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम देखते हैं। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले बनाते हैं पोल को। पोल कहाँ बनाते हैं? पोल हम यहाँ पास बनाते हैं। ये हो गया हमारा पोल हो गया। एक पोल को हमने यहाँ पास बना लिया। ओके, ये हो गया हमारा पोल। पोल में एन पोल हो गया और एस पोल हो गया। यहाँ पास आर्मेचर में छोटा सा शाफ्ट है और यह क्या है? कंडक्टर है। आर्मेचर कंडक्टर है। इसमें हम थोड़ा कंडक्टर को बड़े बड़े बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बड़े बड़े बनाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ दिखाना है और दर्शाना है। तो यहाँ पास ये आर्मेचर कंडक्टर हो गया। ये आर्मेचर कंडक्टर हो गया। अब इस आर्मेचर कंडक्टर में क्या होती है? धारा आती है और जाती है। तो यहाँ धारा हम जाने की दिशा को दर्शाएंगे। धारा जो जाती है अंदर की ओर उसको हम क्रॉस से, और जो बाहर की ओर निकलती है उसको हम डॉट से दर्शाते हैं। इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि ट्रेन के यदि आप देखेंगे कि जो सबसे आखिरी वाला डिब्बा होता है तो ट्रेन आपको जाते हुए सबसे आखिरी वाले डिब्बा में आपको क्या दिखता है? लास्ट में एक आपको दिखेगा कि सबसे लास्ट में क्रॉस लिखा रहेगा और उसका मतलब आपको यह समझना है कि वहाँ पास क्या हो रही, वह ट्रेन की आखिरी डिब्बा है, जो कि यह दर्शाती है कि ट्रेन अब जा रही है। तो यह पूरी ट्रेन चली जा रही, लेकिन यह ट्रेन का कौन सा डिब्बा है? आखिरी डिब्बा है। तो जाती है जब ट्रेन तो उसमें क्रॉस एक बना होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पास ट्रेन जा रही, मतलब धारा जा रही है अंदर की ओर तो क्रॉस बना है, बाहर की ओर आ रही तो यहाँ पास डॉट बना है। तो उसी प्रकार इसमें आर्मेचर में भी सेम उसी का फोटो कॉपी है एक। यहाँ पास हम एक बना लेते हैं और इसको आपको समझना है कि ये क्यों बनाए हैं, इसको हम बताते हैं। ये आर्मेचर कंडक्टर हो गया, वही चीज़ आर्मेचर कंडक्टर। यहाँ पास भी आर्मेचर कंडक्टर हो गया। अब इसमें भी क्या होगी? धारा अंदर की ओर जाएगी, धारा ये अंदर की ओर जा रही है, और कुछ कंडक्टर में क्या होगी? धारा बाहर की ओर आ रही। ये कंडक्टर वही है जो कंडक्टर हमने कुछ इस प्रकार से ले लिया था, दो कंडक्टर, और इसके एंड सिरे को यहाँ पास जोड़ दिया था। यह एक कंडक्टर है और यह क्या है?
बी कंडक्टर है। इस प्रकार से हमने कंडक्टर लेके बताया था। तो ये वाला ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है। जो ए कंडक्टर है इसमें धारा क्या हो रही, अंदर की ओर जा रही, और जो बी कंडक्टर है इसमें धारा बाहर की ओर आ रही। तो धारा अंदर की ओर जा रही, धारा बाहर की ओर आ रही। तो इस प्रकार से क्या है, कंडक्टर है। अब हमने पोल ले लिया, यहाँ पास हम लिखते हैं थोड़ा सा, ये कौन सा पोल है, ये मेन पोल है। कौन सा, मेन पोल है। तो मुख्य, यहाँ पास लिखेंगे मुख्य पोल को क्या लिखते हैं, ध्रुव। मुख्य ध्रुव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स को क्या बोलते हैं, अभिवाह। तो ये कौन सा है, ये वाला चित्र जो हमारा दर्शा रहा, तो मुख्य ध्रुव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड set up by main pole। तो ये वाला चित्र हमारा किसको दर्शा रहा, मुख्य ध्रुव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पास एक दूसरा चित्र हम लिखते हैं और ये दर्शाएगा हमारा आर्मेचर, आर्मेचर चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर फील्ड। इसमें आर्मेचर चालक के द्वारा या फिर आर्मेचर फील्ड लिख सकते हैं यहाँ पास, आर्मेचर फील्ड चुंबकीय, आर्मेचर क्षेत्र, तो यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाई मेन पोल। तो इस प्रकार से यहाँ पास इंग्लिश में लिखेंगे। ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, छोटे छोटे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे हैं। चूँकि बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए शब्द भी छोटे लिखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसको हमने देख लिया। अब हम समझते हैं पूरी चीज़ें, अब A to Z चीज़ें हम क्या करते हैं, समझते हैं कि इसका यहाँ पास क्या तात्पर्य है। तो ये जो हमारा मेन पोल है, तो इसको हम मेन पोल को क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेन पोल में डीसी सप्लाई भी देते हैं और एक अवशिष्ट चुंबकत्व द्वारा भी एक हम मेन पोल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पास जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, या तो अवशिष्ट चुंबकत्व वाला या तो फिर डीसी सप्लाई वाला। तो यहाँ पास समझने के लिए हमने डीसी सप्लाई वाला ले लिया कि जिसमें हम पृथक उत्तेजक दे रहे हैं। तो यह जनरेटर में क्या है, मेन पोल है, तो मेन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स N से S की ओर जाएगी, और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही हैं, N से S की ओर जा रही है। ये चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जा रही हैं। इस प्रकार से इसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाएगी। तो इस कंडक्टर में भी क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड EMF होगा। इस कंडक्टर में क्या होगा हमारा, इस कंडक्टर में भी धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पास जो चालक तार हमने बनाया था इस प्रकार से, तो इस चालक तार में क्या हो रही, ये धारा प्रवाहित हो रही। तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी। तो आप जानते हैं कि कोई यदि चालक तार में क्या कर रही, धारा प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पास कोई चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
तो इस चालक तार में क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही है, अंदर की ओर जा रही है और यहाँ से धारा बाहर की ओर आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ऐसे हम प्रतीत कराते हैं। यहाँ पास ये क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पास उत्पन्न हो गया। चूँकि प्रत्येक कंडक्टर से धारा प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये धारा अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, और ये धारा निकल रही और ये प्रवेश कर रही। तो इस प्रकार से यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रत्येक कंडक्टर में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो एक इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया और एक इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ तो हमको देखने को मिल रहा कि ये तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पास क्या करेगा, दो आपस में चुंबकीय क्षेत्र या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे, उसको इसके मान को मेन फ्लक्स, जो मेन पोल के फ्लक्स है, इसके मान को ये चुंबकीय क्षेत्र घटाएगा या तो फिर बढ़ाएगा। तो इसको हम एक शब्द में बोलें तो कह सकते हैं कि यह रिएक्शन करेगा, यह प्रतिक्रिया करेगा। तो ठीक है, ये क्या कर रहा, प्रतिक्रिया कर रहा। अब यहाँ पास हमको एक पोल देखने को मिलता है, एक अक्ष देखने को मिलता है। यहाँ पास एक अक्ष देखने को मिलता है और इस अक्ष का हम नाम जो है तो देते हैं MNA और GMNA। तो यहाँ पास हमने ये लिख दिया कार्बन ब्रश हो गए। इस कार्बन ब्रश को हमने कहाँ रख दिया, MNA और यहीं पास होता है एक GNA। ये दो अक्ष होते हैं हमारे। कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक MNA एक GNA। तो इसका क्या मतलब हुआ और इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पास भी हमारे कितने अक्ष हैं, यहाँ पास भी हमारे दो अक्ष हैं। यहाँ पास कार्बन ब्रश हो गया, यहाँ पास भी कार्बन ब्रश हो गया। तो इस प्रकार से हमको जो अक्ष मिला, टेढ़ी लाइन हो गई मेरी, ये इसको हम सीधी लाइन बनाने का प्रयास करते हैं, ये सीधी लाइन हो गई। तो यहाँ पास हमको अक्ष मिल गया, कौन सा अक्ष मिल गया, वही अक्ष GNA। यहाँ पास कौन सा अक्ष मिल गया, GNA और MNA, दो अक्ष हमको मिल गए। तो फिर यह अक्ष दोनों GNA और MNA होते क्या हैं, ये दोनों अक्ष क्या होते हैं। तो इसको अब समझते हैं कि GNA और NA क्या होते हैं। GNA का जो फुल फॉर्म लिखते हैं तो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, ज्यामितीय उदासीन अक्ष, ये बोलते हैं इसको। तो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस GNA क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पास एक हमारे पास क्या है, चुंबक है, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पास चुंबक है। चुंबक ये हो गया N, और यहाँ पास एक हमने लोहे का टुकड़ा ले लिया, क्या ले लिया, लोहे का टुकड़ा ले लिया। तो यह चुंबकीय अक्ष, ये जो N ध्रुव है, N पोल है, इस लोहे के टुकड़े को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो जितने ये सामर्थ्य का है, जितने ये सामर्थ्य का है, उतने ही सामर्थ्य का एक और चुंबकीय पोल हम यहाँ पास इसके पास में रख देते हैं, और उतने ही सेम दूरी पर हम एक और रख देते हैं, एक उतने ही दूरी पर एक और चुंबक को हम रख देते हैं। तो फिर यह क्या करेगा, किसकी ओर जाएगा, यह लोह का टुकड़ा किसकी ओर जाएगा, जिसमें ज़्यादा चुंबकीय सामर्थ्य होगी। तो यहाँ पास तो हमने चुंबकीय सामर्थ्य भी ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बल्कि बराबर रखा है, तो फिर यह इसमें लोह का टुकड़ा ये जाएगा किधर, इसकी ओर आएगा, किसकी ओर आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो इस पर एक हमको यहाँ इसके मध्य बिंदु पर एक ऐसा हमको केंद्र मिलेगा, केंद्र बिंदु पर एक हमको ऐसा अक्ष मिलेगा कि जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो, नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो। तो एक यहाँ पास हमको ऐसा अक्ष मिल जाएगा जहाँ चुंबकीय
जहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, तो यहाँ पास एक अक्ष हमको मिलेगा। तो उस अक्ष का हम नाम क्या देते हैं, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इस अक्ष का हम क्या नाम देते हैं, GNA। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक हमने चुंबकीय पोल लिया था और एक हमने लोह का टुकड़ा लिया था, उसको हमने रख दिया था, ठीक है, इसकी ओर आकर्षित हो रहा था। अब एक हम चुंबकीय पोल के और टुकड़े को सेम दूरी पर और सेम सामर्थ्य का रख दिया, तो यह फिर लौह का टुकड़ा ना तो इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा। तो फिर इसके यहाँ पास जो लौह का टुकड़ा है, तो इस लौह के टुकड़े में चुंबकीय बल रेखाएं का एक ऐसा अक्ष होगा, चुंबकीय बल रेखाओं का मान यहाँ पास एक केंद्र बिंदु होगा, उस केंद्र बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान शून्य होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो उस शून्य अक्ष पर, उस केंद्र बिंदु पर हम एक क्या करते हैं, अक्ष खींचते हैं, एक लाइन आप खींचते हैं, और जिसको हम क्या मान लेते हैं हमारे पास, ये GNA है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, उदासीन ज्यामितीय उदासीन अक्ष है। तो यह हो गया हमारा उदासीन अक्ष और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो ये लाइन आपको जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पास जो वर्ड लिखे हैं हमने कि MNA, ये क्या होता है, MNA ये क्या होता है, MNA क्या होता है, तो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम इससे पहले शुरू में बताए थे आपको कि इसमें जो हमारी ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर अभी जब उसमें MF का मान शून्य होता है तो वो कौन सी डिग्री, कौन सी अवस्था पे होता है, तो यहाँ पास कोऑर्डिनेट बना के हमने बताया था। यहाँ 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 होता है और ये 360 होता है, 360 होता है। तो जब 0 डिग्री पर रखा होता है कोई आर्मेचर कंडक्टर, तो उसमें उत्पन्न MF का मान शून्य होता है, 0 होता है, शून्य ही होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पास एक हमने ऐसा अक्ष पर रखा है इस आर्मेचर कंडक्टर को, जिस अक्ष पर हमने यहाँ पास रखा है, तो शून्य यदि डिग्री पर है तो उस आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न MF का मान भी क्या होगी, शून्य होगी। चूँकि यहाँ पास 0 डिग्री पर हमने रख दिया, 0 डिग्री पर रख दिया, तो यहाँ पास क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है और ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। आर्मेचर कंडक्टर भी इस चुंबकीय बल रेखाओं के क्या है, समांतर में है। तो वह एक दूसरे को समांतर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो इसमें जब तक काटेंगी नहीं तो EMF नहीं उत्पन्न होगा। तो यहाँ पास एक आर्मेचर कंडक्टर को हमने उस अक्ष पर रखा है जहाँ पास उसमें उत्पन्न EMF कहें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, शून्य है, या तो कह सकते हैं उत्पन्न EMF का मान क्या है, शून्य है। तो ऐसे अक्ष पर हम इसको आर्मेचर को रखे हैं जहां आर्मेचर में उत्पन्न EMF का मान क्या है, शून्य है। तो उस अक्ष को हम क्या बोलेंगे, MNA बोलेंगे। उस अक्ष को हम बोलेंगे MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे MNA को बोलेंगे हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलेंगे। इसको हम चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलेंगे। तो यह कुल मिला के उदासीन है, ऐसे अक्ष हैं दोनों जहाँ वहाँ एक EMF का मान शून्य है और दूसरे में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान शून्य है। तो यह दोनों ऐसे अक्ष हैं कि जहाँ इसमें EMF और मैग्नेटिक अक्ष का मैग्नेटिक इफेक्ट का मान, दोनों का प्रभाव क्या है, शून्य है। चुंबकीय प्रभाव शून्य है, यहाँ पास विद्युत रूप से EMF का प्रभाव शून्य है। तो हमने यहाँ पास दो ऐसे अक्ष ढूंढ लिया जहाँ पास इसमें EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स का मान शून्य है। तो फिर हमने ऐसे अक्ष को क्यों ढूंढा, ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, हम तो ना ढूंढते तब भी काम हो जाता, ऐसे सोच सकते हैं ना। लेकिन इसकी हमको सख्त आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पास इसमें उत्पन्न EMF का मान शून्य है, उत्पन्न EMF का मान शून्य है, तो जब उत्पन्न EMF का मान शून्य है तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं
कि जहाँ उत्पन्न ईएमएफ का मान शून्य होगी तो वहाँ पास यदि हम कार्बन ब्रश को रखते हैं तो उसमें स्पार्किंग नहीं होगी। यदि जहाँ हमारी ईएमएफ का मान ज़्यादा है वहाँ पास हम कार्बन ब्रश को रखते हैं और वहाँ पास उसका संपर्क के बीच में एयर गैप वगैरह आया तो स्पार्किंग कितना होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो जहाँ शून्य है जहाँ ईएमएफ का मान शून्य है और वहीं पास हमने कार्बन ब्रश को रख दिया तो वहाँ पास हमारा कार्बन ब्रश में जो हमारा लॉसेस भी हो रहा था वो भी दूर हो जाएगा और वहाँ पास स्पार्किंग भी कम हो जाएगी। तो शून्य अक्ष पर रखने से हमको ये फ़ायदा हुआ और हमको ढूंढने से ये फ़ायदा हुआ कि ऐसे हम अक्ष को ढूंढते हैं जहाँ कार्बन ब्रश को रखा जाए और वहाँ मान उसका शून्य होगा यदि, तो वहाँ स्पार्किंग भी क्या होगी, शून्य होगी। तो इस अक्ष पर इसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान शून्य है तो इसी अक्ष पर हम रख देते हैं कार्बन ब्रश को, तो हमारी कार्बन ब्रश में स्पार्किंग भी कम होगी। तो जो कार्बन ब्रश को होता है तो हम कहाँ रखते हैं, फिर एमने अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, आपको ये पता हो गया कि कार्बन ब्रश को हम कहाँ रख दिए, फिर एमने अक्ष पर रख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्किंग लो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पास उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या है, 0 है। इस प्रकार से यहाँ 0 है, 0 में उत्पन्न ईएमएफ का मान 0 है तो फिर स्पार्किंग नहीं होगी। स्पार्किंग सबसे ज़्यादा यहाँ होगी जहाँ मैक्सिमम होगी धारा। यहाँ धारा क्या है, शून्य है। इसीलिए हम MNA एक्सिस पर क्या रखते हैं, कार्बन ब्रश को रखते हैं। लेकिन आपको हम कार्बन ब्रश को हम रखते कहाँ हैं, आपको रियली चीज़ ये दिखाते हैं। तो जो आपका सैद्धांतिक रूप से है, प्रिंसिपली रूप से है, तो आपका कार्बन ब्रश होता है कहाँ, MNA अक्ष पर होता है। लेकिन आप तो देखे होंगे कि कार्बन ब्रश जो हमारे जनित्र में है, या नहीं भी देखे होंगे तो जो रियल में होता है जनित्र में जो कार्बन ब्रश होता है तो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे नहीं लगे होते हैं। वो लगे कैसे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो जो पोल हैं तो पोल के हमारे यहाँ पास लगे होते हैं, कार्बन ब्रश हमारे यहाँ पास लगे होते हैं, ना कि ऐसे लगे होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लगे होते हैं, ना कि ऐसे वर्टिकल लगे होते हैं। तो दोनों कार्बन ब्रश फिर आप बता रहे हैं कि यमने पर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो फिर जो हमको देखने को मिलता है प्रैक्टिकली तो ऐसे देखने को मिलता है। तो फिर इसका माजरा क्या है, तो इसको आप समझिए कि ऐसे क्यों होता है। जब हमने यहाँ पास एमने पर रख दिया, ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपली रूप से है, सैद्धांतिक रूप से है, तो कार्बन ब्रश हमारे यहीं लगे होते हैं। लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली में उसको घुमा के हम यहाँ पास ला देते हैं। तो आप देखे होंगे आमतौर पर, यदि नहीं भी देखे होंगे तो ऐसे होता है कि जो यहाँ पास आर्मेचर होता है और यहाँ पास क्या हो गया आपका, ये हो गया सेगमेंट। तो जो इसमें कॉइल को हम डालते हैं, क्या करते हैं, कॉइल इसमें हम रखते हैं। तो कॉइल को, हमारी कॉइल यहाँ पास हो गई, लेकिन इस कॉइल को जब हम कनेक्शन करेंगे तो इसके यहाँ वाले आर्मेचर पे नहीं करते हैं, इसके हम यहाँ वाले कम्यूटेटर पर करते हैं। थोड़ा हम एंगल से झुका के करते हैं और दूसरे कम्यूटेटर पर करते हैं, ना कि इसके सामने वाले पे करते हैं। तो यह जो हमने झुका के करा है यहाँ पास दूसरे सामने वाले कम्यूटेटर से, तो यह कनेक्शन तो विद्युत रूप से कनेक्शन यह मान लेते हैं MNA है। क्या है, ये वाला जो कम्यूटेटर है तो क्या है, MNA है। और इसके जस्ट सामने वाला क्या है, इसके जो सामने वाला है, जो हमारा कार्बन ब्रश हो गया, सामने वाला क्या है, यहाँ पास जो सामने वाला है तो क्या है, उदासीन नहीं, ध्रुवीय अक्ष। इसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुवीय अक्ष बोलेंगे। यहाँ पास ध्रुवीय अक्ष बोलेंगे। और इसको हम समझने के लिए ये बता रहे हैं, ऐसे समझने के लिए हम बता रहे हैं। और इसको हम क्या ले लेते हैं, MNA ले लेते हैं। ठीक है, तो यह कंडक्टर को हम देख रहे हैं कि यह MNA से ही जुड़ा है, लेकिन है किसके सामने, ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पास ले लेते हैं क्या, कार्बन ब्रश को, इस कंडक्टर को समझते हैं कार्बन ब्रश के सामने है। तो ये जो कार्बन ब्रश है तो हमारा कहाँ है, ये हम कार्बन ब्रश को देख रहे हैं कि ध्रुवीय अक्ष के कहाँ है, सामने है। कैसे, प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से यह कैसे है, ध्रुवीय अक्ष के सामने है। लेकिन यह जुड़ा कहाँ है, MNA से जुड़ा है। यह विद्युत रूप से कैसे जुड़ा है, MNA से जुड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो हमारा कार्बन ब्रश होता है तो MNA पर जो जुड़े होते हैं कार्बन ब्रश, तो MNA से ही जुड़े होते हैं। लेकिन हमको प्रैक्टिकली रूप से
प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से, जो फिजिकली रूप से हमको दिखते हैं, भौतिक रूप से जो हमको दिखते हैं, तो वो कहाँ दिखते हैं? ध्रुवीय अक्ष के सामने दिखते हैं और लगाते भी हैं उसको हम फिजिकली ध्रुवीय अक्ष के, ध्रुव मतलब एन और एस ध्रुव जो है पोल हैं, तो इस ध्रुव अक्ष के हम सामने लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकली रूप से जो कनेक्शन होता है तो वो एम-एन-ए से ही होता है। तो इसका जो कनेक्शन है, तो इस कार्बन ब्रश का इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्शन एम-एन-ए से ही है, लेकिन वो रखे कहाँ हैं? ध्रुवीय अक्ष के सामने रखे हैं। तो कार्बन ब्रश जो होते हैं तो ध्रुवीय अक्ष के सामने क्यों रखते हैं, और उसका एम-एन-ए से कैसा होता है? कनेक्शन होता है। ये चीज़ आ गया समझ में? तो सीधा सा इसका फंडा ये है कि कार्बन ब्रश को हम, जो कार्बन ब्रश होता है तो इलेक्ट्रिकली रूप से हमारा एम-एन-ए से जुड़ा होता है, लेकिन उसको हम भौतिक रूप से या तो कहें प्रैक्टिकली रूप से उसको हम कहाँ रखते हैं? उसको हम रखते हैं ध्रुवीय अक्ष पर रखते हैं। तो आपको ऐसे यदि ऑप्शन में पूछा जाए एग्जाम में कि कार्बन ब्रश को हम, अभी दो ही ऑप्शन लेते हैं, कार्बन ब्रश को हम कहाँ रखते हैं? एम-एन-ए पर रखते हैं कि जी-एन-ए पर रखते हैं, और तीसरे में दे दिया कि एम-एन-ए जी-एन-ए इन दोनों पर रखते हैं, चौथे में दे दिया कि इनमें से किसी पर नहीं रखते हैं। तो आपको क्या रखना है, लगाना है कि कार्बन ब्रश को यदि ऑप्शन में ए नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया है, तो ऑप्शन में आपको जो ए नंबर में दिया है तो कार्बन ब्रश को हम कहाँ रखते हैं? जी एम-एन-ए पर रखते हैं। कार्बन ब्रश को हम कहाँ रखते हैं? एम-एन-ए पर रखते हैं। ठीक है, ये हमको इस प्रकार से ऑप्शन दिया था तो हमने एम-एन-ए टिक कर दिया। जी-एन-ए से तो कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पास, हमने अभी कोई नहीं बताया कि कार्बन ब्रश का मामला क्या है इसका। आपको अभी जी-एन-ए ही ध्यान रखना है। अब आपको ऑप्शन में दे दिया कि कार्बन ब्रश को जो कहाँ रखते हैं? ध्रुवीय अक्ष पर रखते हैं, एम-एन-ए अक्ष पर रखते हैं कि जी-एन-ए अक्ष पर रखते हैं। तो आपको कहाँ लगाना है? यदि उसमें शब्द दे दिया कि फिजिकली रूप से, प्रैक्टिकली रूप से कार्बन ब्रश को कहाँ रखते हैं, तो फिर आपको लगाना है ध्रुवीय अक्ष पर रखते हैं। इलेक्ट्रिकली रूप से दे दिया कि कार्बन ब्रश को कहाँ रखते हैं? ध्रुवीय अक्ष पर रखते हैं कि एम-एन-ए अक्ष पर रखते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिकली रूप से कहाँ जुड़ा होता है, ऐसे रखा कहाँ होता है? ध्रुवीय अक्ष पर रखा होता है, पूछ लिया तो ध्रुवीय अक्ष पर। लेकिन जुड़े कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकली रूप से? तो आप बोलेंगे ध्रुवीय अक्ष से जुड़े होते हैं कि एम-एन-ए अक्ष से? तो आप बताएंगे एम-एन-ए अक्ष से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिकली रूप से। लेकिन रखे कैसे होते हैं? प्रैक्टिकली रूप से, फिजिकली रूप से यहाँ रखे होते हैं ध्रुवीय अक्ष पर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ना हुआ हो तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जो कार्बन ब्रश होते हैं इलेक्ट्रिकली रूप से एम-एन-ए पर जुड़े होते हैं, लेकिन भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से, उसी को अंग्रेजी में बोले तो, या तो प्रैक्टिकली बोले या तो फिर व्यवहारिक रूप से बोले, तो वह ध्रुवीय अक्ष पर रखे होते हैं, ध्रुवीय अक्ष पर रखे होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ध्रुवीय अक्ष पर ही क्यों रखते हैं और इलेक्ट्रिकली रूप से हम यहाँ से एम-एन-ए से ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पास स्पार्किंग वहाँ पास कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान एम-एन-ए पर उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या है? शून्य है। एम-एन-ए पर उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या है? शून्य है, तो स्पार्किंग कम होगी। ओके, ये चीज़ें आपको आ गई होगी समझ में। तो इसमें कुछ नोट करने जैसी चीज़ें आपको दिख रही जो, तो आप चित्र को बना सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको एम-एन-ए और जी-एम-एन-ए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन की ओरिजिनल में डिफिनीशन क्या है। आर्मेचर रिएक्शन की ओरिजिनल में डिफिनीशन क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो एक हो गई हमारी मेन पोल की फ्लक्स। ओके, यह मेन पोल की फ्लक्स है और इस आर्मेचर कंडक्टर में भी
धारा प्रवाहित हो रही तो धारा प्रवाहित होगी तो इस कंडक्टर के चारों ओर भी क्या होगी, एक चुंबकीय बल रेखाएं और कहें तो फ्लक्स उत्पन्न होगी। तो एक इसकी फ्लक्स हो गई, एक मेन पोल की फ्लक्स हो गई और यह इसकी फ्लक्स पूरी दिख रही है। तो यह दोनों फ्लक्स क्या करेंगी, ये मेन पोल की फ्लक्स को यह आर्मेचर कंडक्टर की फ्लक्स या आर्मेचर की फ्लक्स क्या करेगी, प्रभावित करेगी, प्रभावित करेगी। तो इसी को बोलेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे, आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब यह जो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है, प्रभावित जो इफेक्टिव करती है, प्रभावित करती है जो प्रभाव है, तो यह दो प्रकार से प्रभावित करती है। कितने प्रकार से, यह दो प्रकार से प्रभावित करती है। इसको अभी हम अब इरेज कर देते हैं। यह आर्मेचर क्षेत्र के द्वारा चित्र का था और यह मुख्य पोल के द्वारा है, इसको हम इरेज करते हैं अब। तो यह जो आर्मेचर को प्रभावित करेगी वह दो तरीके से करती है। कितने तरीके से करती है, दो तरीके से करती है। तो पहला हो गया प्रतिचुंबकीय प्रभाव। प्रतिचुंबकीय प्रभाव को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, प्रतिचुंबकीय प्रभाव, या इसी को बोलते हैं, आप एक शब्द और इसी को बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन, विरूपण। डिस्टॉर्शन इफेक्ट, इसी को क्या बोलेंगे हिंदी में आप, विरूपण, विरूपण प्रभाव, इसको या में लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट या डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन इफेक्ट, विरूपण प्रभाव। तो ये पहला हमारा हो गया, पहला हो गया। जो अब दूसरा हो गया, तो दूसरा क्या होगा, अचुंबकीय, क्या लिखेंगे, अचुंबकीय, या तो इसी को लिख सकते हैं आप विचुंबकीय प्रभाव, विचुंबकीय प्रभाव। इसी को आप क्या लिखेंगे, डाई मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डाईमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इसी को आप बोल सकते हैं, आप जैसे इसको लिखें या में, इसी प्रकार से या में लिख सकते हैं इसको वीकनिंग, वीकनिंग इफेक्ट, वीकनिंग इफेक्ट। इसी को वीकनिंग को क्या बोलेंगे हम, क्षीण, क्षीण बोल सकते हैं, दुर्बल, दुर्बल प्रभाव, दुर्बल प्रभाव। तो हमको जो देखने को मिलता है आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है, मेन पोल को प्रभाव करता है। तो यह दो तरीके से प्रभाव करता है, एक प्रतिचुंबकीय प्रभाव हो गया और एक हो गया अचुंबकीय विचुंबकीय प्रभाव हो गया। इंग्लिश में बोले तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या डिस्टॉर्शन इफेक्ट इसी को बोलते हैं। या तो इसको हम बात करें जो अचुंबकीय या विचुंबकीय है तो इसको बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, या तो फिर बोले हैं वीकनिंग इफेक्ट। वीकनिंग इफेक्ट मतलब उसको वीक करती है, कमज़ोर करती है, छीण करती है, दुर्बल करती है। तो इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। आपको ये नोट किया हुआ ऑलरेडी पीडीएफ मिल जाएगा। आप लवकुश प्रजापति ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पास पूरी पीडीएफ अवेलेबल है डीसी मशीन की, और वहाँ पास से आप पूरा नोट कर सकते हैं। वहाँ पास आपको नोट करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, नोट कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रतिचुंबकीय प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होते हैं।
देखिए यहाँ पास क्या हो रही है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही, ठीक है। इसी चित्र को हम उठा के यहाँ पास रख देते हैं, इसी को उठा के यहाँ पास रख देते हैं। ये समझने के लिए हमने दो बनाया था, बाकी मशीन तो एक ही है, एक ही मशीन में सब काम हो रहा ना। तो इसी चित्र को उठा के यहाँ पास रख देते हैं। चित्र को उठाना मतलब क्या, इस चुंबकीय क्षेत्र को जो हमने दर्शाया है यहाँ से यहाँ तक, इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने यहाँ पास दर्शा लेते हैं। ये हो गई आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें धारा जा रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, इसमें जा रही। अब यहाँ पास ये मेन पोल की धारा है तो उसको हम लाल से दर्शा देते हैं। जो मेन पोल की चुंबकीय फ्लक्स है तो ये लाल लाल हमारी जा रही, कैसे जा रही, लाल लाल, इसको हम दर्शा दिए। ये मेन पोल की चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स हमारी कैसे जा रही, यहाँ से ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। अब यहाँ पास हमको देखने को मिल रहा कि एक हमारी आर्मेचर के द्वारा भी चुंबकीय फ्लक्स है, तो आर्मेचर के द्वारा भी चुंबकीय फ्लक्स हमारी कैसे जा रही, यहाँ पास ये जा रही, ये जा रही, और फिर वापस आ रही, ये आ रही। तो हमको मेन पोल की जो चुंबकीय फ्लक्स है कुछ इस प्रकार से दिख रही है, इस प्रकार से दिख रही है। और आपको जो आर्मेचर की चुंबकीय फ्लक्स है इसके सीधा कुछ आपको इस प्रकार से दिख रही है। यहाँ पास ये हो गई और यहाँ पास ये हो गई, यहाँ पास ये हो गई, यहाँ पास ये हो गई। एक इसको ऐसे क्रॉस कर रही, एक इधर क्रॉस कर रही, इधर क्रॉस कर रही, ऊपर उधर क्रॉस कर रही। तो कुछ इस प्रकार से क्या कर रही है, आपको चुंबकीय इस प्रकार से मेन पोल की, ये मेन पोल की फ्लक्स हो गई, ये मेन पोल की फ्लक्स हो गई, और ये आर्मेचर की फ्लक्स हो गई। यह एक दूसरे को कैसे कर रही है, सीधे सीधे क्रॉस कर रही, क्रॉस कर रही। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हम पढ़ रहे हैं। तो यह क्या कर रही, क्रॉस कर रही। तो फिर यह जो मेन पोल की चुंबकीय फ्लक्स है तो क्या सीधे सीधे जाएगी, इसको हम ऐसे ऊपर उठा दिया, ये ऊपर उठा रहा और इसके ये ऐसे नीचे दबा रहा, नीचे दबा रहा, तो क्या है, सीधा रहेगी। इसका आकार तो कुछ नीचे दबा दिया तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये टेढ़ा वेढ़ा हो गया। तो इसको जब नीचे दबाई तो ऐसे हो गई, ऊपर उठाई तो ऐसे हो गई, नीचे दबाई तो ऐसे हो गई। तो इसका आकार कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यह क्या होगा, यहाँ पास ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, ये वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं थी, मान लेते हैं ये वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसको धक्का देके कहाँ कर दिया, ये आगे बढ़ा दिया। तो इसको कहाँ कर दिया, ये आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, तो ये आगे बढ़ गई। अब यहाँ पास की जो चुंबकीय बल रेखा है ये भी आगे बढ़ गई, और यहाँ पास जब यही चुंबकीय बल रेखाएं ये ऐसे आ रही है तो ये तो आगे बढ़ गई, लेकिन जब इसके संपर्क में आएगी तो ये वाली धारा ऐसे नीचे की ओर दबा देगी, एक ये नीचे की ओर भी दबाने वाली है, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे नीचे की ओर दबा देगी। ठीक इसी प्रकार से और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय फ्लक्स हैं, तो इसको भी ऐसे ऊपर उठाएगी और फिर ऐसे नीचे दबा देगी, ऊपर उठाएगी फिर नीचे दबा देगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक चित्र हमको बनना प्रतीत हो जाएगा। तो यह जो फ्लक्स है, तो हमारी यहाँ पास जो ये फ्लक्स थी, तो इसको तो धक्का दे के मार के किक के यहाँ पास उठा के यहाँ पास ले गई, समेट के यहाँ पास ले गई। तो जो हमारी MNA पर यहाँ पास एक कंडक्टर रहा होगा, ये हमारा कौन, MNA पर एक कंडक्टर जो है, तो इस कंडक्टर को भी हमारा MNA जो यहाँ पास क्रॉस करके हमारा आगे बढ़ा के ले गई, तो इस कंडक्टर को हमारे यहाँ पास हमारी उठा के ले गई। कंडक्टर को नहीं, इस कंडक्टर में जो उत्पन्न हो रही थी फ्लक्स, उस फ्लक्स को धक्का देके आगे बढ़ा दी। तो फिर इस कंडक्टर में हमारी कौन सी फ्लक्स आ गई होगी, जो इसके पीछे वाली फ्लक्स उत्पन्न हुई रही होगी। तो इसमें कौन सी आ गई होगी, जो इसके पीछे वाली उत्पन्न हो रही होगी। तो ये तो एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ा दी। तो फिर हमारे इस वाले अभी तक कंडक्टर में क्या हो रहा था, जब वह ऐसा नहीं हो रहा था, जब क्रॉस नहीं कर रही थी, तो इस वाले कंडक्टर में उत्पन्न EMF का मान हमने पढ़ा था शून्य होता था। क्या होता था, शून्य होता था। एक टाइम ऐसा आता था कि जब वह उत्पन्न EMF का मान क्या होता था, शून्य होता था। एक टाइम ऐसा आता था जहाँ शून्य होता था। लेकिन इस कंडक्टर में तो अब क्या होगी, इसमें उसका EMF का मान, उत्पन्न EMF का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कर दी, ये वाली फ्लक्स आके ये वाली भर जाएगी। यहाँ पास शून्य रही भी होगी तो नीचे वाली फ्लक्स आके इसमें कवर कर ली और बोली कि तुम शून्य नहीं रहोगी, मैं आ गई हूँ, चलो इसमें मेरा राज रहेगा, ऐसा करके।
तो यहाँ पास भी क्या हो गई होगी, उत्पन्न ईएमएफ हो गई होगी। तो फिर जब हमारा आर्मेचर कंडक्टर में जो हमने यहाँ पास कार्बन ब्रश रखा था, तो मैं तो ये सोच के रखा था कि चलो भाई यहाँ पास उत्पन्न ईएमएफ का मान 0 है तो यहीं पास रख देते हैं, क्या पता कि हमको साला यहाँ पास आके ऐसे ऐसे हाल हो जाएगा कि वहाँ पास क्रॉस कर देगी, धक्का मार के लाएगी और फिर हमको यहाँ पास स्पार्किंग करना चालू कर देगी। ये तो हमारे सीने में आग लगा दी, स्पार्किंग क्या करेगी, हमारे सीने में आग लगा दी। तो ये कार्बन ब्रश इस प्रकार से सोचेगा। तो फिर कार्बन ब्रश तो इस तरह हमने पहली बार तो बना दिया जनित्र को, फिर हम इसका समाधान किए, ऐसा नहीं है। तो पहली बार तो हमारे साथ ये कारनामा हुआ। तो इस कार्बन ब्रश को हमने जो एमएनए वाला, हम एमएनए अक्ष पर कार्बन ब्रश को रखे थे, उस कार्बन ब्रश को फिर हमको अब शिफ्ट करना पड़ेगा। हमको पता नहीं था कि ये हमारे साथ हाल होगा, कि हम शून्य समझ के रख देंगे और फिर हमारे साथ ये हाल होगा। तो आप बताएं कि ये हाल हुआ कैसे होगा। तो यह हाल तब होता है कि जब हम लोड में क्या करते हैं, यहाँ पास लोड में हम लगा देते हैं कुछ। यहाँ पास हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर हो गया, ये शंट हो गया। जब हम लोड में कुछ लगा देंगे तभी यह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। चूँकि लोड लगाने से ही आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी। लोड लगाने से ही आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी। नहीं लगाएंगे तो कहाँ से धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, धारा का मान 0 होगा। तो फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मान भी 0 होगा। तो लोड लगाएंगे तो इसमें क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो इसमें यह हाल होगा। अब जब लोड को अधिक बढ़ाएंगे तो यह अधिक हाल होगा, ये अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। लोड को हटा देते हैं तो इसका प्रभाव 0 हो जाएगा। तो लोड को जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव बढ़ेगा। लोड को घटा देंगे, लोड को हटा देंगे तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का प्रभाव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास हमने देखा था कि ये एमएनए जो है तो हमारा यहाँ से यहाँ आ गया। तो फिर कार्बन ब्रश को हमने एमएनए पर रखने के लिए हमने ठान लिया कि हम तो अपनी इलेक्ट्रिकली रूप से एमएनए पर ही उसका हम कार्बन ब्रश को रखेंगे। जहाँ एमएनए रहेगा वहीं पास ईएमएफ का मान 0 होगी। ये तो सत्य है, चूँकि उसकी डिफिनीशन में उसको हम ऐसे बता चुके हैं कि एमएनए वह होती है जहाँ ईएमएफ का मान 0 होती है। तो फिर हमारी एमएनए यहाँ आ गई, इस प्रकार से आ गई। तो उत्पन्न ईएमएफ का मान हमारा यहाँ होगा, क्या होगा, उत्पन्न ईएमएफ का मान 0 यहाँ पास होगा। तो फिर कार्बन ब्रश को हमको यहाँ रखना पड़ेगा। चलो भाई, तो एमएनए को हमने जीएमएनए से क्या कर दिया, थीटा डिग्री हमने क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। किस दिशा में, जिस दिशा में जनित्र घूम रहा है उसी दिशा में हमारा एमएनए थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो गया। और मोटर के केस में बताएं तो मोटर इसके अपोजिट घूमता है, तो मोटर फिर हमारा इस दिशा में थीटा डिग्री शिफ्ट होगा। जब पढ़ेंगे तब की बात करेंगे, फिर होगा। तो जो मोटर है तो हमारा उस दिशा में करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जनरेटर के बारे में करें चर्चा। तो थीटा डिग्री हमारा जिस दिशा में जनित्र घूम रहा उसी दिशा में थीटा डिग्री आगे चला जाएगा। तो ये हमारा एमएनए थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पास जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएँ यहाँ पास जो कंडक्टर में उत्पन्न हुआ रहा होगा, तो इसको हम सीधा सा बात करें तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की डिफिनीशन कैसे बताएंगे। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डिफिनीशन यही हो गई आपकी कि यहाँ पास मेन पोल की फ्लक्स आर्मेचर की फ्लक्स ऐसे क्या हुई, आपस में क्रॉस कर दी। अब क्रॉस करके कहाँ कर दी, आगे शिफ्ट कर दी, थीटा डिग्री आगे शिफ्ट कर दी। वो कैसे क्रॉस की, सीधे ही क्रॉस कर दी। तो वह उसका क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। तो उससे थीटा डिग्री आगे हो गई, विस्थापित हो गई, आगे शिफ्ट हो गई आगे। तो वह उसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण ही जो दूसरा हमारा इफेक्ट आने वाला था, ये पहला हो गया, दूसरा इफेक्ट जो आने वाला था तो वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण ही होगा। यह नहीं होगा तो फिर दूसरा कारण भी नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होगा, अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमारे इस वाले कंडक्टर का जो फ्लक्स है तो हमारी आगे हो गई, तो कुछ हमारी इस प्रकार से हो गई। कैसे हो गई, जो हमारी यहाँ पास रही होगी इस कंडक्टर में उत्पन्न हुई होगी तो वो आगे हो गई, तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो गई होगी, इस प्रकार से हो गई होगी। तो यहाँ पास इस प्रकार से हो गई होगी। तो इसमें जो हमारी ये वाली दिशा है तो वो दिशा ऐसे ही होगी। इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसे होगी। इसकी दिशा ऐसे होगी और इसकी दिशा ऐसे होगी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें आर्मेचर कंडक्टर की दिशा
जो आर्मेचर कंडक्टर की दिशा, फ्लक्स की दिशा इस प्रकार हो गई, और इसमें N से S की ओर निकलने वाली कुछ इसकी दिशा ऐसे है, तो और इसकी दिशा ऐसे है, तो यह एक दूसरे के कैसे है, विपरीत में है, इस प्रकार से है। ये मेन पोल की हो गई, यह मेन पोल की, और यह आर्मेचर की हो गई, तो एक दूसरे के विपरीत में है, एक दूसरे के विपरीत में है, इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, एक दूसरे के विपरीत में है। तो यह विपरीत में है तो क्या करेगी, आपस में काटेगी, कम कर देगी, तो कम कर देगी तो यहाँ पास क्या होगा, इसको कह सकते हैं इसकी विरूपण कर रही, डिस्टॉरेशन उत्पन्न कर रही। अब दूसरे इसमें दूसरे अब हम उसमें आ गए हैं, दूसरे को हम समझ रहे हैं अब, ठीक है ना। ये पहला हो गया। अब दूसरे को, इसी के कारण उत्पन्न हुआ दूसरा, तो यह क्या कर रही, एक दूसरे के विपरीत में है, तो यह विरूपण कर रही है और एक दूसरे को बीक कर रही है, छीण कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही, बीक कर रही, छीण कर रही है। तो जो क्रॉस की थी ना, उसी को हम डिस्टोरेशन बोले थे, उसी को डिस्टोरेशन बोलेंगे। यहाँ पास एक दूसरे को बीक कर रही, छीण कर रही है, और उसी को हम बोलेंगे अचुंबकित कर रही, मतलब चुंबकित को घटा रही है, या बोलेंगे उसको विचुंबकित कर रही है, मतलब घटा ही रही है। डाईमैग्नेटाइजिंग कर रही है, डाईमैग्नेटाइजिंग कर रही है, वो बीक कर रही, घटा रही, छीण कर रही, दुर्लभ कर रही है। तो यह एक दूसरे को क्या कर देगी, कमज़ोर कर देगी। मान लेते हैं कि इस पोल के द्वारा हमारा उत्पन्न जो फ्लक्स होगा तो 1.2 वेबर हुआ होगा, कितना, 1.2 वेबर। अब आर्मेचर कंडक्टर जो है तो हमारी फ्लक्स को कितना घटा रहा, मान लेते हैं 0.2 वेबर को घटा दे रहा है। तो फिर अब हमको इतना 0.2 वेबर को हमको कवर करने के लिए जितना हमने इस पोल पर जितना हमने टर्न तो लगाया था, ठीक है, लेकिन हमको जितना टर्न लगाए हैं उसके अतिरिक्त, उसके एक्स्ट्रा टर्न हम लगाएंगे। कितना टर्न लगाएंगे, इतना टर्न लगाते हैं कि जिससे उस टर्न से, उस एक्स्ट्रा टर्न से उत्पन्न फ्लक्स का मान हमारा 0.2 वेबर एक्स्ट्रा में उत्पन्न करे। तो जिससे हमारा लॉस हुआ है, खराब हुआ है, छीण हुआ है, अचुंबकित हुआ है, तो उसको यह एक्स्ट्रा टर्न क्या करे, कवर कर दे। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें अतिरिक्त टर्न लगाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, वह कवर हो जाता है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो अतिरिक्त टर्न लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो उसमें अतिरिक्त टर्न लगा देते हैं पोल पर, तो वो क्या करता है, जो हमारी ख़राब हुई रही होती है तो उसको कवर कर देता है। लेकिन हमने प्रतिचुंबकी का हमने नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ तो चली गई, आगे तो चली गई, तो इसका हम क्या उपाय करेंगे। तो इसका भी एक उपाय है। तो इसके उपाय के लिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए हम करते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं, प्रतिकारित बाइंडिंग करते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग को क्या बोलेंगे, प्रतिकारित बाइंडिंग बोलेंगे। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या होती है, प्रतिकारित बाइंडिंग क्या होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं। यहाँ पास हम लिख देते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिकारित कुंडली बोलते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको उपाय के लिए हम एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं। क्या करते हैं, अतिरिक्त टर्न लगाते हैं, एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं। तो यह दोनों को हमने समस्या हुई तो इसका समाधान भी करना जानते हैं। तो उस समाधान को कंपनसेटिंग को नेक्स्ट पढ़ते हैं। और अतिरिक्त टर्न तो हम लगा देंगे, इसमें अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इसको अतिरिक्त टर्न लगा देते हैं, लेकिन कंपनसेटिंग बाइंडिंग को समझना ज़रूरी होता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको और हम नोट करके लिखा दें, बता दें कि जो इम्पोर्टेंट है, आपको, आपने नाम सुना होगा, देखिए यहाँ पास एक हो गया हमारा, ये पोल हो गया, आर्मेचर हो गया। तो यहाँ पास क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती होगी, इस पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। इसकी घूमने की दिशा ऐसी है, घूमने की दिशा ऐसी है। तो यहाँ पास से जो इसकी चुंबकीय फ्लक्स होगी, यहाँ पास से घुमाएगी जब,
ये चुंबकीय हमारी क्या होगी, फ्लक्स होगी। ऐसे इस दिशा में ले लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स होगी। ये चुंबकीय फ्लक्स को जब दबाएगी तो इस वाले छोर पर क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगी। और यहाँ से दबा के घसीट के तो ला के यहाँ फेंक दी, लेकिन यहाँ पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पास तो बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाएगी, तो यहाँ पास घना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस दिशा में घूमेगी, इस दिशा में घूमेगी तो यहाँ पास क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ पास क्या होगा, कम होगा। यहाँ पास कम होगा, दूर दूर होगा। लेकिन यहाँ से घसीट के मार के धक्का कहाँ ले गई है, यहाँ आगे आके फेंक दी है, ये आगे ला के फेंक दी है। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास घना होगा। तो यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स का मान घना होगा। तो यहाँ पास जहाँ घना है तो इसको हम ट्रेलिंग पोल टिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप्स बोलते हैं। तो जहाँ पास घना है, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, घना है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप बोलते हैं। इस वाले भाग को जहाँ घना है ट्रेलिंग पोल टिप बोलते हैं। लेकिन जहाँ पास विरल है, दूर दूर है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग पोल, पोल है लीडिंग पोल टिप, इसको हम बोलेंगे लीडिंग पोल टिप। तो जहाँ विरल है उसको लीडिंग पोल टिप बोलेंगे, और जहाँ घना है वहाँ हम बोलेंगे ट्रेलिंग ट्रेलिंग पोल टिप। ट्रेलिंग को हिंदी में बात करें अनुगामी, इसको बोलेंगे, इसको हम अनुगामी ध्रुव टिप को क्या बोलेंगे, सिरा, सिरा बोलेंगे, ध्रुव सिरा, अनुगामी ध्रुव सिरा। और ट्रेलिंग को, ट्रेलिंग को देखते हैं, देख के बताएंगे आगे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ट्रेलिंग को, ट्रेलिंग को बताएंगे। इसको अनुगामी, अग्रगामी लिख लीजिए, सही रहेगा, अग्रगामी ध्रुव। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब हम क्या करते हैं, मेन पोल की फ्लक्स हो गई और आर्मेचर की फ्लक्स हो गई, इसमें क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करेंगी। लेकिन यहाँ पास जो एयर गैप है, तो इस एयर गैप में क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पास फ्लक्स का मान कम है और यहाँ पास फ्लक्स का मान ज़्यादा है। तो फिर आप सोचेंगे कि यह फ्लक्स का मान कम ज़्यादा है, तो फिर इसमें उत्पन्न ईएमएफ में जो उत्पन्न ईएमएफ है, तो उत्पन्न ईएमएफ के द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न होगी तो वो उसमें परिवर्तन होगा, तो वोल्टेज में परिवर्तन होगा। तो इसके आर्मेचर में जो हमारा यह क्या हुआ है, कम ज़्यादा हुआ है, तो इसके कारण टर्मिनल में मिलने वाली वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे कोई अंतर नहीं होता। जितनी चुंबकीय बल रेखाएँ हैं उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएँ रहेगी, उतनी ही फ्लक्स रहेगी, कोई हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, वहाँ पास ख़राब नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमारी जो टर्मिनल पर मिलने वाली वोल्टेज है उसमें भी कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी उतनी ही टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी जितनी हमको पहले मिलनी चाहिए। ये नहीं कि इसके वजह से कम ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें जनित्र में कोई इसके टर्मिनल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपके मोटर की बात करें तो मोटर में उसके टार्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि फिर मोटर की बात करें तो उसके घूमने में ऐसे ऐसे करके डुगडुगा के ऐसे ऐसे घूमेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे घूमेगा, नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं घूमेगा। वो मोटर के टार्क में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो जैसे घूमना चाहिए वैसे ही घूमेगा। और आपके इस जनित्र के उत्पन्न ईएमएफ में भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इन सभी चीज़ को नोट्स में एकदम पूरा A to Z छपा हुआ है, आपको छाप लेना है। तो इसकी औसत जो फ्लक्स होगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसका क्या होगा, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा, उतना ही होगा जितना हमको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे कवर करने हैं चीज़ को, तो आपको ये प्रतिकारित बाइंडिंग वगैरह कवर करने हैं, तो उसमें आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, उसमें आप बने रहिएगा। ओके, तो आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए,
ठीक है, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।